सोच कर देखो क्या हो अगर पूरी धरती का टेम्परेचर 100 डिग्री और बढ़ जाए। गर्मी इतनी हो जाए कि शूज के सोल भी पिघल जाए, इंसानों के बॉडी से स्किन गल जाए और ऐसी हालत में आपके पास ना पानी हो, ना बिजली हो और ना ही खाना। एक आइस क्यूब के लिए भी लोग मर मिटने को भी तैयार हैं। पानी की कीमत भी मिलियंस में हो गई है। यही हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ इस महामारी में भी उसके पास अपना खुद का स्विमिंग पूल है और पूरे घर में एसी भी लगे हुए थे, क्योंकि प्रलय के आने से पहले उसने अपने लिए 10 जन्मों तक का स्टॉक पाइलिंग करके रखा था। वो क्राइसिस में पहले ही मर चुका था, लेकिन कुछ कारणों से वो टाइम में 1 महीना पीछे आ गया और अब वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ करना चाहता है जो पिछली लाइफ में वो नहीं कर पाया था। इस लाइफ में उसके पास अपनी सारी स्टोरेज सेव करने के लिए एक इन्वेंटरी भी है, जैसे वीडियो गेम्स के कैरेक्टर्स के पास होती है। तो कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। कुछ लोग जो बस से कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ 2 लोग आपस में बात करते हैं कि पास की सारी रिवर का पानी एक ही साथ रातों रात कहीं गायब हो गया। इस सिचुएशन में आके अब एक आइस क्यूब की कीमत भी हजारों में पहुंच गई है। पीछे बैठा एक आदमी बोलता है, हजारों नहीं लाखों में, और शायद अब तो आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई भी खत्म होने लगी है। लेकिन गवर्नमेंट पैनिक से बचाने के लिए ये न्यूज आगे स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। अब सब लोग ये बात करते हैं कि कैसे दुनिया में सब इक्वल हैं और अगर अब ये दुनिया का अंत भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे बैठा सूचिन ये सोच रहा होता है कि अगर ये दुनिया का अंत नहीं भी है तब भी ये दुनिया कभी भी इक्वल नहीं थी, और ये बात उसने बहुत करीब से एक्सपीरियंस की है। वो ऐसा इसीलिए बोल सकता है क्योंकि ये उसका दूसरा जन्म है और वो भी नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ है। लेकिन फिलहाल वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। पता लगता है कि इतना टेम्परेचर में रैपिड राइज इसीलिए होने वाला है क्योंकि कुछ सोलर एनर्जी ब्लास्ट होने से अर्थ का कोर बड़ा हो गया है और अर्थ के नीचे रहने वाले मॉन्स्टर भी सरफेस पर आ गए हैं। सूचिन बोलता है कि दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है और इस दुनिया में जीने के लिए सप्लाईज बहुत जरूरी है। सूचिन अब एक बस स्टॉप पर उतर जाता है। सूचिन एक सुपरमार्केट के सामने जाता है जहां वो काम किया करता था और पिछली बार उसने अपनी सारी लाइफ बस सप्लाईज इकट्ठा करने में बिता दिए थे, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ है। वो अंदर जाता है और कहता है कि लास्ट टाइम यहाँ का ओनर इस जगह को छोड़कर भाग गया था। इसका मतलब इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, और अगर ऐसा है तो अब ये सब कुछ मेरा है, जो कि उसके लाइफ टाइम के लिए तो एनफ है। इसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी खोलता है जो उसे इस नेक्स्ट लाइफ में मिला था। इस बॉक्स में वो जितना चाहे उतना सप्लाई स्टोर रख सकता था। सभी सप्लाई को अपने बॉक्स में रखने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका प्रीवियस बॉस वहाँ आ जाता है जो अपने साथ 2 और लोगों को लाता है। वो सूचिन से पूछता है कि उसका सारा सामान कहाँ गया और उसके साथ ही उस पर अटैक भी करते हैं। सूचिन तुरंत एक 3 मीटर की लंबी जंप मारता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये इन्वेंटरी उसे हाई जंप पावर भी देता है ताकि वो किसी भी तरह के सिचुएशन से एस्केप कर सकता है। साथ ही उसे कभी भी कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो इससे पोर्टल बनाकर टेलीपोर्ट भी कर सकता है। वहाँ से बाहर निकलते ही वो अपने फोन में लेटेस्ट न्यूज चेक करता है, जहाँ गवर्नमेंट सभी को पैनिक ना होने के लिए बोलती है, लेकिन सूचिन को पता होता है कि जल्द ही क्राइसिस आने वाली है और गवर्नमेंट सभी को पैनिक से बचाने के लिए ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। तभी वो देखता है कि उसके फोन पर जी हैंग जियाओक्विन नाम की किसी लड़की का कॉल आता है। सामने से आवाज आती है, तुम बिना बताए बाहर कैसे जा सकते हो, ऊपर से तुमने घर अभी तक मेरे नाम नहीं किया है। सूचिन बोलता है उसे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है और अगर उसे उसका घर चाहिए तो वो ले ले। फिर लड़की बोलती है कि मैनेजर लू भी अभी यहीं है तो वो जल्दी से यहाँ आ जाए ताकि घर को ट्रांसफर कर सके और वो दोनों शादी कर सके। सूचिन को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं था और वो बोलता है कि वो कमर्शियल कैपिटल में आके उससे बात करेगा। फोन कटने के बाद उसके दिमाग में उसकी प्रीवियस लाइफ से जुड़ी कुछ मेमोरीज आती हैं। उसे याद आता है कि क्राइसिस के टाइम वो जिया और बाकी सबके साथ रहता था। यहाँ वो अपनी जंपिंग और कहीं भी आने जाने वाली एबिलिटी से वो हमेशा ही उन सब के लिए खाना लाया करता था और ये खाना वो सबके साथ शेयर भी करता था। एक दिन जब वैंग हायू, जो कि उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड जियाओ का भाई है, और वो सप्लाई ढूंढने एक बिल्डिंग में जाते हैं, तभी एक म्यूटेंट मॉन्स्टर से उनका सामना होता है जो हायो को बहुत इंजर कर देता है। उसको बचाने के लिए वो अपने स्पेस बॉक्स से बैंडेजेस निकालता है, लेकिन तभी उसे पता चलता
बोलता है कि ये सब उन दोनों की चाल है ताकि वो दोनों सूचिन को मार सके और उसकी सारी सप्लाईज खुद रख सके। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वांग जियाओ का भाई नहीं बल्कि वो दोनों मिलकर सूचिन पर चीट कर रहे थे और उसे अपने रास्ते से हटाने की फिराक में थे। सूचिन को अब भी उनके फेसेस याद होते हैं कि कैसे उसको मरते हुए देख वो दोनों कितने खुश हो रहे थे और वो ये कसम खाता है कि अगर नेक्स्ट लाइफ जैसी कोई चीज होती है तो वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। और शायद भगवान ने उसकी ये विश सुन ली और इस जन्म में वो किसी को अपना फायदा उठाने नहीं देगा। वो अपने मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार है लेकिन सारा अमाउंट हैंड टू हैंड मिलना चाहिए। इसके बाद सूचिन सेंट्रल सिटी जाता है जहां शियाओ उसका वेट कर रही है। शियाओ के साथ वैंग हायू भी था। वो सूचिन को डराते हुए पूछता है कि वो ये प्रॉपर्टी उसकी बहन से बिना पूछे कैसे बेच सकता है, लेकिन सूचिन कहता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी है क्योंकि सूचिन वैंग हायू और शियाओ के रिलेशनशिप के बारे में सब जानता है और इस बार उनकी कोई चाल उस पर काम नहीं करेगी। वैंग हायू उसकी तरफ भागते हुए आता है और बोलता है कि ये प्रॉपर्टी उसे उसकी बहन को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। वो सूचिन को मारने ही वाला था कि तभी सूचिन उसे बहुत बुरी तरह से पंच करता है। तब जियाओ वैंग को बचाने आती है लेकिन उसे भी थप्पड़ मारकर वो साइड कर देता है जिसके इम्पैक्ट से वो उठ भी नहीं पाता। सूचिन वैंग को वहीं छोड़कर जाने लगता है। शियाओ बोलती है कि उसका भाई मर रहा है। सूचिन उससे बोलता है कि उसका भाई अभी नहीं मरेगा क्योंकि वो चाहता तो कब का उसे मार देता, लेकिन अभी उसकी मौत आने में टाइम है। इतना बोलकर वो रियल स्टेट ऑफिस में जाने लगता है। पीछे से जियाओ चिल्लाती है कि अगर उसने अपनी इस हरकत के लिए अभी माफी नहीं मांगी तो वो उससे शादी नहीं करेगी और वो लाइफ टाइम सिंगल रहेगा। हालांकि सूचिन को इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो जियाओ और वैंग को घूरते हुए देखता है जिससे डर के वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अंदर जाते ही मैनेजर लू उसका स्वागत काफी अच्छे से करता है लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश भी होता है कि सूचिन एक पागल है जो अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी को 7 लाख में बेच रहा है और आगे मैनेजर इस प्रॉपर्टी को किसी बड़ी कंपनी को बेच देगा ताकि वो 3 लाख खुद रख सके। सूचिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि सारा अमाउंट कैश में मिले जिस पर मैनेजर भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि यहाँ उसका ही तो फायदा था। सूचिन उसके ऑफिस से बाहर आते हुए सोचता है कि कमर्शियल कैपिटल एक बहुत ही सेफ जगह है क्राइसिस से बचने के लिए क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्राइसिस के टाइम बाकी जगहों के मुकाबले नॉर्मल था और यहाँ कुछ टाइम तक कोई भी क्राइसिस नहीं आएगी। तो उसके पास काफी टाइम है अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढने के लिए और सप्लाई इकट्ठा करने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। सूचिन एक लोन कंपनी का एड देखता है जो कम इंटरेस्ट पर लोन देती है। वो बिना देर किए वहाँ जाता है। वहाँ वो लोन ऑफिस में जिस आदमी को देखता है उसका नाम वैंग दी हाई था। असल में ये उन्हीं कुछ लोगों में से एक था जो उसकी प्रीवियस लाइफ में उसके साथ रहता था लेकिन तब सूचिन को ये पता नहीं था वो वैंग का भाई और क्राइसिस से पहले वो इतना रिच हुआ करता था। हालांकि दे हाई उसे नहीं पहचान पाता। सूचिन अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाकर बोलता है कि उसे इस प्रॉपर्टी पर लोन चाहिए। दी हाई उसके प्रॉपर्टी के बेस पर उसको सिर्फ 5 लाख तक का ही लोन देता है। सूचिन उसको बोलता है कि 6 लाख पर डील करते हैं और वो ये पैसे जल्दी चुका देगा। मन ही मन वो ये भी सोचता है कि हालांकि उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि लोन की डेट पूरी होने से पहले क्राइसिस आ जाएगी। दी हाई उसके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होके लोन देने को तैयार हो जाता है और पैसे ट्रांसफर भी कर देता है। पैसे लेकर सूचिन बिल्डिंग से बाहर आता है। वहीं पास में जियाओ और वैंग भी थे। वो सूचिन को बुरा भला बोल रहे होते हैं और वैंग बोलता है कि वो उसे मार देगा। शियाओ उससे बोलती है कि अगर वो उसे मार देगा तो वो दोनों उसकी प्रॉपर्टी कैसे ले पाएंगे। वो दोनों सूचिन को नोटिस कर लेते हैं लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी और वो अपने रास्ते चलता रहता है। सूचिन वहाँ से टैक्सी में बैठकर ग्रीन सिटी होटल जाने लगता है। ये होटल दुनिया का सबसे लग्जरी होटल था जो कि फ्यूचर में क्राइसिस से बचने के लिए कुछ सेफ जगहों में से एक था और इसका मेन कारण था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बनावट और यहाँ की ज्योग्राफी। सूचिन वहाँ एक वेट्रेस को रोकते हुए बोलता है कि उसे 1000 टेबल बुक्स करनी है। वेट्रेस ये सुन के चौंक जाती है और बोलती है कि वो ये टेबल कितनी प्राइसिंग पर ऑर्डर करना चाहेगा। 5K 10K से लेकर उसके पास 1 लाख तक की टेबल बुकिंग है जो यहाँ की जा सकती है। सूचिन डायरेक्ट 1 लाख वाली टेबल बुक करता है जिससे वो वेट्रेस बहुत हैरान हो जाती है। सूचिन उसे 50 लाख एडवांस भी देता है क्योंकि उसके पास स्टोरेज और पैसे की कोई कमी नहीं थी। वेट्रेस का नाम
जिनरुई होता है जो उसे क्यूरियोसिटी से पूछती है कि उसे इतनी टेबल्स क्यों चाहिए, और वो जवाब में बताता है कि उसे शादी करनी है। सुचिन जिन को एक अच्छा सा सूट तैयार करने को भी बोलता है। वेट्रेस काफी खुश होती है कि उसके होटल में कोई इतना अमीर बंदा आया है। वो सुचिन को उसकी वेडिंग के लिए कांग्रेचुलेट करते हुए बोलती है कि जो भी उससे शादी कर रही है वो काफी लकी होगी। सुचिन भी बोलता है कि वो भी बहुत लकी है कि उसकी शादी एक बहुत खूबसूरत लड़की से होने वाली है। असल में ये सब किसी वेडिंग के लिए नहीं, बल्कि वो क्राइसिस में खुद को बचाने के लिए इंतजाम कर रहा था, ताकि जब क्राइसिस आए तब वो किसी की भी मजबूरी का फायदा उठा सके। सुचिन सारी बुकिंग की जिम्मेदारी वेट्रेस को देके वहाँ से चला जाता है। जियाओ और वैंग जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं, वेट्रेस के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि सुचिन यहाँ क्यों आया था। वो उनसे पूछती है कि वो कौन है। बदले में शियाओ बताती है कि वो सुचिन की गर्लफ्रेंड है। वेट्रेस मन में सोचती है कि इससे सुंदर तो वो खुद है और ना जाने सुचिन ने इसमें ऐसा क्या देख लिया। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि मिस्टर शू ने अपने लिए 1000 टेबल बुकिंग की है, जिनकी टोटल प्राइसिंग 1 करोड़ है, और शायद वो जल्द ही शियाओ से शादी करने वाले हैं। ये सुनकर शियाओ बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है और वैंग तो बिल्कुल शांत ही पड़ जाता है। वो दोनों इतना सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं, लेकिन शियाओ को अचानक खुद पर बहुत प्राउड फील होता है कि वो अब एक करोड़पति आदमी से शादी करने जा रही है और उसका स्टेटस भी अब बढ़ने वाला है। लेकिन वैंग को अब भी नहीं समझ आ रहा होता है कि ये सब कैसे होने वाला है। दूसरी तरफ सुचिन जो अपने रिसेंट खर्चों और लोन के बाद देखता है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 8 लाख ही बचे हैं। उसके पहचान में जितने भी बैंक थे वो वहाँ से लोन ले चुका था, लेकिन अभी भी काफी ऐसी चीजें थी जिसके लिए पैसे पूरे नहीं थे। तभी उसे एक आइडिया आता है। इस बार वो ऑनलाइन बैंक से लोन लेता है। यहाँ सुचिन अलग अलग बैंक के ऐप को अपने फोन में प्रोफाइल बनाता है और उनसे लोन लेता है और करीब 97 लाख का लोन ले लेता है। शाम को वो बिना कोई देरी किए अपने लिए फायर प्रूफ सूट और आइसक्रीम मशीन ऑर्डर करता है। इन दोनों चीजों की मदद से वो कितनी भी गर्मी को झेल सकता है। फायर सूट तो उसके घर पर ही डिलीवर हो जाएगी, लेकिन आइसक्रीम मशीन के लिए उसे खुद कंपनी में विजिट करना होगा। फायर सूट के लिए उसे 5 लाख पे करने होते हैं, जो वो तुरंत पे कर देता है। अगले दिन वो आइस फैक्ट्री जाने लगता है। रास्ते में उससे जियाओ और जियाओ की बेस्ट फ्रेंड ली मिलती है, जो एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और जियाओ को सुचिन के घर बेचने का आइडिया भी इसी लड़की का था। सुचिन को दोनों में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसका हिसाब वो बाद में करेगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जियाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ डेट पर जाने को पूछती है, जिस पर सुचिन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ली जियाओ से पूछती है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, जिस पर वो बताती है कि सुचिन एक बिलियनियर है। ली उसकी बात पे यकीन नहीं करती, जिस पर शियाओ उसका पीछा करने का आइडिया देती है ताकि वो देख सके कि वो अभी कहाँ जा रहा है। इसके बाद दोनों टैक्सी में बैठकर सुचिन को फॉलो करती हैं। सुचिन जाके वहाँ के ओनर से मिलता है, जिसे वो बताता है कि उसे 200 टन आइस चाहिए। ओनर सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि वो लोग 3 दिन में सारी आइस बना देंगे और डिलीवर भी कर देंगे। साथ ही अगर सुचिन उसका रेगुलर कस्टमर बनता है तो वो उसे डिस्काउंट भी देंगे। सुचिन उसे ऑर्डर के 10 लाख पे करता है और टैक्सी में जाने लगता है। आइस ओनर पूछता है कि उसे ये आइस किस काम के लिए चाहिए, तो वो बोलता है अलास्का में पानी की कमी है, तो ये आइस वो वहाँ डोनेट करेगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जियाओ और लू वहाँ आती है, जो ओनर से पूछती है कि सुचिन वहाँ क्यों आया था, जिस पर वो पूछता है कि इन सब से उसका क्या काम है। वो बताती है कि जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। ओनर को उसकी बात पर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो बताता है कि मिस्टर सू वहाँ 200 टन आइस लेने आए थे, जिसके लिए उन्होंने 10 लाख की पेमेंट भी की है। वो दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं, लेकिन एक चीज जो दोनों को समझ आ जाती है कि सुचिन काफी अमीर है। इसके बाद सुचिन एक जाने माने लोकल रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वो अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी आने का भी सोच नहीं सकता था, क्योंकि उससे अपनी नौकरी और गर्लफ्रेंड की चिंता बनी रहती थी और इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन इस बार वो खुद इंजॉय करेगा। इसके बाद वो ऑर्डर करने के लिए मेन्यू उठाता है। यहाँ की डिशेस भी काफी फैंसी थी, लेकिन लास्ट पेज पर एक डिश का प्राइस होता है पर फोटो नहीं। वो वेट्रेस से पूछता है कि यहाँ डिश की जगह क्वेश्चन मार्क की फोटो क्यों है। वो बताती है ये उनके रेस्टोरेंट की फेमस एक्सपेंसिव डिश है। सुचिन बिना कुछ सोचे ये डिश ऑर्डर कर देता है। वेट्रेस थोड़ी सरप्राइज होती है, लेकिन वो अरेंज करने को बोलकर चली जाती है। जब तक डिश आती है तब तक सुचिन वहाँ पर रखी एक बुक पढ़ता है,
है जिसमें एक मिथिकल बीस्ट का जिक्र था जो काफी हद तक ड्रैगन और स्नेक का म्यूटेंट लगता है। इसका नाम स्क्रीमिंग सर्पेंट था और ये उसी म्यूटेंट की तरह भी दिखता था जिसने प्रीवियस लाइफ में उसकी जान ली थी। वो बुक को आगे पढ़ ही रहा होता है, तभी वो देखता है एक सुंदर सी वेट्रेस जो काफी स्लिम और अट्रैक्टिव थी उसके लिए उसका ऑर्डर लाती है। सूचिन भी उसे देखकर थोड़ी देर हैरान था, इसीलिए नहीं कि वो सुंदर थी बल्कि इसलिए क्योंकि वो लड़की अभी एक जानी मानी शेफ थी जिसका नाम दुआनिया था, लेकिन फ्यूचर में इसका नाम होता है हेल शेफ। इसके खाना बनाने के सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये हेल की तरह इंसानों को नहीं बल्कि मिथिकल बीस्ट को खाने की तरह बनाकर खाती थी, लेकिन उसकी बनाई डिश हमेशा टेस्टी होती थी, ऐसा उसने लोगों से सुना था। सूचिन को ऐसा देखकर वो समझती है कि शायद उसकी ब्यूटी देखकर वो फ्लैट हो गया है, लेकिन वो उससे मजाक में बोलती है कि इस खाने में जहर नहीं है जो वो इतना सोच रहा है। ये उनके रेस्टोरेंट की सबसे फेमस डिश भी है और अपनी डिश के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है। सूचिन भी डिश ट्राई करता है और उसे भी ये काफी अच्छी लगती है। दुआनिया भी उसे उसकी डिश के बारे में बताती रहती है। दूसरी तरफ अब जियाओ और ली सूचिन को देखते हैं कि वो दुआनिया की डिश खा रहा था जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 10K होती है, लेकिन जियाओ इस बार इससे सरप्राइज नहीं होती और बोलती है कि ये उसका फ्यूचर हस्बैंड है, इसका मतलब कि वो भी फ्यूचर में ये सब एंजॉय करने वाली है। इसके बाद वो एक कसिनो में जाता है जो यहाँ का सबसे फेमस कसिनो था। ऐसा बोलते हैं कि एक बार एक बहुत रिच लड़का वहाँ जाके इतनी ड्रिंक ऑर्डर करता है कि इतना पैसा देखकर बारटेंडर अगले दिन ही जॉब रिजाइन कर देता है क्योंकि अब उसे इस जॉब की जरूरत नहीं थी। सूचिन भी डिसाइड करता है कि आज की शाम वो यही गुजारेगा और अपने लिए एक 50K की टेबल बुक कर लेता है। वो देखता है कि पूरा कसिनो लोगों से भरा हुआ है। वो अपनी टेबल पर जाके ड्रिंक कर रहा होता है जहां उसे कुछ गोल्ड डिगर लड़कियां ज्वाइन करने के लिए पूछती है। सूचिन भी मान जाता है। अब उसकी टेबल पर 3 लड़कियां थी जिनमें से 2 उसके पैसे देखकर वहां आई थी। सूचिन नोटिस करता है कि एक लड़की इतनी बड़ी पार्टी में भी चुपचाप बैठी थी। दूसरी लड़की बताती है कि उसका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने से मना कर दिया। वो लड़की सूचिन को पूछती है कि क्या लड़कों के लिए ये सब इतना जरूरी है, जिस पर वो बताता है कि सभी मैच्योर होते भी हैं और नहीं भी। ये सुनकर वो लड़की सूचिन की ड्रिंक लेके पूरी एक शॉट में पी जाती है। वो लड़की अल्कोहल के साइड इफेक्ट से सूचिन पर ही फ्लर्ट करने लगती है। शियाओ और ली भी वहाँ आती है जो बोलती है कि शायद सूचिन जियाओ पर चीट कर रहा है। तभी सूचिन उस लड़की का हाथ पकड़कर एक रूम में ले जाता है और उसका सारा नशा उतारने के बाद वो उससे बोलता है कि उसकी इस हालत में उसे कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए और कुछ टाइम अपने घर पर ही रहना चाहिए। फिर वो उस लड़की को वहीं छोड़कर अपनी पार्टी को बीच में छोड़कर वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पार्टी के दौरान उसने काफी चीजें ऑर्डर करी थी जो अब एक एक करके आने लगती है, जिसमें कुछ ट्रक आइस क्यूब, एक ट्रक फायर प्रूफ सूट्स थे। सभी डिलीवरी बॉयज सूचिन से पूछते हैं कि ये ऑर्डर कहाँ ड्रॉप करे। वो बिना कुछ देखे बोलता है कि मेरे वेयर हाउस में, जिसके बाद उसके वेयर हाउस के बाहर काफी भीड़ आ जाती है सूचिन के ऑर्डर को देखने के लिए। तभी वैंग भी आ जाता है जो सारी चीजों को देखकर जियाओ से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो सभी देखते हैं कि सूचिन अपने वेयर हाउस पर ही अपना सूट पहनकर साइज चेक कर रहा होता है और उसकी ऑर्डर हुई सारी चीजें वहाँ पर भी आ जाती है। जियाओ सूचिन के पास जाती है और उससे बोलती है कि ये सब वो यहाँ क्या कर रहे हैं। सूचिन बोलता है कि ये सब बाद में बताएगा, लेकिन क्या वो वर्कर्स की हेल्प कर सकती है सारी चीजों को नीचे उतारने में। जियाओ को लगता है कि सूचिन मजाक कर रहा है, ये अपनी ही वेडिंग के लिए ये सारा काम खुद क्यों करेगी। जैसे ही जियाओ मना करने वाली होती है, ली उसके कान में बोलती है कि हो सकता है ये उसके लिए टेस्ट हो और उसके मना करने से सूचिन को बुरा लग जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब ली भी सूचिन की नजरों में आने के लिए काम करने लगती है, लेकिन सूचिन उसे कुछ खास भाव नहीं देता। अब वो दोनों भी सूचिन के दिल जीतने के लिए सभी वर्कर्स की हेल्प करने लगती है। सूचिन उन्हें एक नजर देखता है फिर इग्नोर कर देता है। यहाँ सारा सामान अनलोड होने के बाद सूचिन सभी वर्कर्स को थैंक्स बोलता है उनकी मेहनत के लिए और एक एनवलप देता है जिसमें 10K रुपीस थे उनकी सर्विस चार्ज के लिए। जियाओ सूचिन के पास आती है और उसे वेडिंग प्रपोजल के लिए बात करती है, लेकिन सूचिन कुछ भी ना समझ पाने का नाटक करता है। वो उसे बताता है कि उसको ये बात किसने बोली कि वो दोनों शादी करने वाले हैं और सूचिन कोई रिच आदमी है। ये सारा सामान उसके बॉस का है जो शॉपिंग मार्केट चलाता है और सूचिन को बस ये अनलोड करने को बोला गया था क्योंकि ये उसके बॉस की वेडिंग के लिए है, ना कि सूचिन के। और रही बात उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने की, वो सारे पैसे उसने लोन लेके खर्च किए हैं और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये बात सुन के वैंग, जियाओ, ली तीनों को जोर का झटका लगता है। जियाओ गुस्से में सूचिन के पास जाके बोलती है उसने उससे झूठ क्यों बोला कि वो एक अमीर आदमी है और उस पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन सूचिन उसे डॉज करता है। जैसे ही वो नीचे गिर जाती है वो उसे बताता है कि उसने तो कभी इस बारे में उससे बात तक नहीं की है, तो उसने झूठ कब बोला। सूचिन उसे एक बहुत
बहुत ही कोल्ड लुक देता है और जाते जाते अपने मन में सोचता है कि अब तक उसने कुछ किया ही नहीं, एक बार क्राइसिस के आते ही वो उन सभी को मजा चखाएगा जिसने उसके साथ गलत किया था और उसका भरोसा भी तोड़ा था। खास करके जियाओ को वो मौत का नजारा उसे धीरे धीरे करके दिखाएगा। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जियाओ होटल ग्रीन सिटी में होती है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड वैंग को, जो कि दिहाई का भाई था, उसके साथ होती है। वो लोग आपस में अपने स्टेटस को लेके बात कर रहे होते हैं। जियाओ को लगता है कि वो अब फाइनली अमीर हो सकती है और मन ही मन खुश हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में शूशिन भी था जो अपना डिनर कर रहा होता है। वैंग भी उसे देख लेता है और दिहाई को बोलता है कि बिग ब्रो, ये वही लड़का है जिसने मुझे उस दिन मारा था। दिहाई सूचिन को पहचान कर बताता है कि उसने उससे अभी अपने घर के लिए लोन लिया है और अब उसका लोन चुकाने का टाइम भी खत्म हो गया है। जियाओ और ली भी उसको देखकर शिकायत करने लगती है कि उसने उन्हें भी काफी मेंटल टॉर्चर दिया है। दिहाई सूचिन के पास जाता है और उससे बोलता है कि कल सारे पैसे लेके वो उसके ऑफिस आ जाए। सूचिन कुछ जवाब नहीं देता। पीछे से वैंग बोलता है कि आप इससे बात करके अपने वर्ड्स वेस्ट मत करिए, मुझे चांस दो, मैं इसे सही मजा चखाऊंगा। तभी उसी होटल की वेट्रेस वहां आ जाती है जो कस्टमर्स को शांत होने को बोलती है। दिहाई बोलता है कि अगर सूचिन उसके भाई से माफी मांग लेगा तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। वेट्रेस सूचिन की तरफ देखने लगती है। सूचिन कहता है कि वो किसी से नहीं डरता और माफी नहीं मांगेगा। इस बात पर दिहाई को गुस्सा आता है, लेकिन उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए पीछे से एक आदमी ब्लैक सूट और अपने कुछ बदमाश लोगों को लेकर वहां आता है। इस बार उस आदमी को देखकर दिहाई भी शांत हो जाता है और डर के मारे उस आदमी की जी हुजूरी करने लगता है। इस आदमी को देखकर शूचिन भी थोड़ा शांत था, क्योंकि उसे याद था कि उसकी प्रीवियस लाइफ में ये आदमी दुआनिया दी हेल कुक के लेवल का था और लास्ट टाइम जब म्यूटेंट मॉन्स्टर दिखने शुरू हुए थे उन्हें जान से मारने वाले कुछ लोगों में ये भी शामिल था और इनिशियली जिन जगहों पर वो दिखे उनमें से होटल ग्रीन सिटी भी एक था। इसीलिए इस लाइफ में उसने इस होटल को सबसे सेफ माना, क्योंकि वो म्यूटेंट्स भी यहाँ का कुछ खास नुकसान नहीं कर पाए थे। अब उसे लगता है कि शायद गांव का इन बातों से कोई कनेक्शन है, क्योंकि इस लाइफ टाइम में भी वो उसे यही मिला है। सूचिन तुरंत ही समझ जाता है कि इन बातों का एक मतलब है कि वो टाइम आ गया है। गांव उसे देखता है, लेकिन सूचिन उससे काफी डेडली लुक्स देता है, जिससे गांव को वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव दुआनिया को बुलाता है और उसके साथ ड्रिंक करता है। दूसरी तरफ सूचिन बालकनी से ये सोच रहा होता है कि अपनी लास्ट लाइफ में क्राइसिस से बचाने के लिए वो जियाओ के साथ बेसमेंट में छुप गया था, लेकिन फिर भी उसने उसे मरवा दिया था। लेकिन इस लाइफ में उल्टा सूचिन ने उसे छोड़ दिया है और जबकि वो टाइम आने वाला है तो वो सभी चीजों का बदला चुन चुन के लेगा। वो ये सोच ही रहा होता है कि वो देखता है कि बीच पर काफी लोग मून को देख रहे हैं, वो नॉर्मल से ज्यादा ब्राइट लग रहा है। जियाओ और वैंग मून को देखकर अपने लव की बात कर रहे होते हैं। उन्हें फील होता है कि मून से सन जैसी हीट आ रही है और देखते ही देखते मून एक सन की तरह लगने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, क्योंकि उसकी हीट अब उनसे सही नहीं जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ होटल में सूचिन समझ जाता है कि ये क्राइसिस की शुरुआत है, जिसका ये फर्स्ट स्टेप है। ये मून जिसे बोलते हैं इटर्नल डे लाइट, वो इस क्राइसिस का वेलकम करते हुए वाइन पीता है। दूसरी तरफ होटल में सभी लोग कर्टन्स गिरा देते हैं और बीच से सभी लोग भाग के लॉबी में इकट्ठा होते हैं। यहाँ उनकी बॉडी का बुरा हाल था और सभी लोग पानी ढूंढने के चक्कर में फिश टैंक में कूद जाते हैं। थोड़ी देर में वैंग नोटिस करता है कि दिहाई अभी भी बाहर ही है। इतने टाइम में दिहाई अंदर आता है, लेकिन उसकी स्किन बुरी तरह से बर्न हो चुकी थी। वो लोग उसे लॉबी में बैठाते हैं। इतने टाइम में होटल में गांव दुआनिया को ड्रिंक ऑफर करता है, जिससे वो नहीं पीना चाहती थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि इसमें जहर होगा। यहाँ भी अब उन्हें गर्मी लगने लगती है और वो लोग कर्टन गिरा देते हैं और लॉबी में जाके इकट्ठा होते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दुआनिया भी वाइन पीने से बच जाती है और नीचे चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो सभी लोग पैनिक करते हैं। होटल वेट्रेस उन्हें बताती है कि रेस्क्यू टीम यहाँ जल्द ही आने वाली है, लेकिन वहाँ कोई उसकी बात नहीं मानता। गांव भी अपने एक आदमी को उसके ड्राइवर को फोन करके बुलाने को बोलता है, क्योंकि वो यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। उसका ड्राइवर फोन उठाते ही बोलता है कि बाहर का हाल बहुत बुरा है और वो लोग जहाँ भी हैं वहीं रहे, वो जल्द ही उन्हें लेने आ रहा है।